हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में जो कॉमन टर्म्स होते हैं, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो सब हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, फिनिश कर लिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो थर्मोडायनामिक्स है रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब एड्सॉर्प्शन और थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो आज हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की, उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली है। हम लोग सारे टर्म्स देख लिए हैं, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन देख लिया है, फिजियो केमिस्ट्री सॉरी फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। पहले भी सेकंड क्लास में भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए थे, लेकिन कुछ टर्म्स छूट गए थे, तो मैंने लास्ट टाइम पे फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन दोनों के अलग से एक क्लास बना के डाल दी थी। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग आज एड्सॉर्प्शन एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो हमारी आज की हेडिंग है एड्सॉर्प्शन एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो अगर हम होते हुए देख रहे हैं तो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो टर्म हम यूज करेंगे वो हमारा फर्स्ट टर्म है एंथैल्पी। ठीक है, तो जब भी हमारी सरफेस जो होगी वो ऐसे स्मूथ की तो है नहीं, उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो हमको कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, इरेगुलर सरफेस दिखाई देगी, और उस इरेगुलर सरफेस के अंदर ही क्या हमारे पार्टिकल्स रखे हुए होंगे। ठीक है, उन इरेगुलर स्पेसेस के अंदर ही, अगर यहाँ पे ऐसे से दिख रहे हैं पार्टिकल्स ऐसे से, तो जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो कुछ ऐसे रखे हुए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी सरफेस है और ये गैस के पार्टिकल है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन होगा जब, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो एंथैल्पी चेंज हमको देखने को मिलेगा, और एंथैल्पी चेंज जो हो रहा होगा वो किस तरह का हो रहा होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कोई खाली स्पेस पे कोई गैस पार्टिकल या कोई पार्टिकल आके बैठेगा तो ये जो स्पेस है इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, वो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, और उस स्पेस पे हो सकता है वहां कोई और गैस हो या वहां कुछ और चीज रखी हो, तो उस पार्टिकल को हटा के ये गैस आया। ठीक है, जैसे ये ऐसे था। ठीक है, ये गैस के बड़े पार्टिकल इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जब ये पार्टिकल यहाँ पे रख जाएगा तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक तरह से रिलीज हो जाएगी। तो ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होगा। ठीक है, तो जो चेंज हमको देखने को मिलेगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखेगा, और जो एनर्जी चेंज हो रही होगी या एंथैल्पी चेंज हो रही होगी वो नेगेटिव में होगी। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन अराइजेस, एब्जॉर्प्शन अराइजेस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between adsorbate and adsorbent, between adsorbate, adsorbate क्या है हमारा पार्टिकल, एंड adsorbent, adsorbent कौन है, सरफेस। सरफेस लिक्विड या सॉलिड कोई भी हो सकती है। ठीक है, गैस नहीं होगी।
ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन अराइज हुआ किसके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ सरफेस और एयर पार्टिकल के बीच में, सरफेस और पार्टिकल के बीच में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हुआ जिसकी वजह से हमको एड्सॉर्प्शन देखने को मिला, ठीक है। देयरफॉर एंथैल्पी चेंजेस टेक therefore there must be a change in enthalpy takes place, ठीक है। तो वहां पे देयर मस्ट बी चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस, कोई भी एंथैल्पी चेंज हो रही होगी। और चेंज इन एंथैल्पी क्या हो रही होगी? द चेंज, तो एक पहले एक पॉइंट लिखना था। और दिस अट्रैक्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये जो प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हम चेंज इन एंथैल्पी की बात लिखेंगे, तो लिख देते हैं दिस adsorption is an exothermic प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है, चेंज इन एनर्जी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जो भी एंथैल्पी है वो कैसा है? गैस पार्टिकल जैसे ही इंटरस्टिशियल पॉइंट या कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे रुक सकता है, एब्जॉर्प्शन बना सकता है, जहां पे बॉन्ड बना रहा है या सरफेस के साथ स्टिक करके रह रहा है। बॉन्ड की बात हम केमिसॉर्प्शन में करेंगे, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, केमिसॉर्प्शन भी हो सकता है, फिजियोसॉर्प्शन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जब यहाँ आ रहा है तो एक तरह से बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो एक तरह से जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी? एक तरह से रिलीज हो रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑर्डरनेस बढ़ेगी, ठीक है। जो मतलब जैसे ये गैस के पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे थे पहले फेज में, ठीक है, सरफेस के ऊपर नहीं थे। फिर क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर आके बैठने लगे, ठीक है। तो ये क्या है? रेंडमनेस है। रेंडमनेस की क्या उससे क्या हो गया? ऑर्डरनेस आ गई, एक तरह से ऑर्डर के फॉर्म में आ गई हमारी जो गैसेस है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एड्सॉर्प्शन हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एड्सॉर्प्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हो गई? ऑर्डरनेस ऑफ बढ़ गई, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इन ऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम था उसमें ऑर्डरनेस हमें देखने को मिली, ठीक है। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज इन एंथैल्पी, मतलब ये स्टेबल प्रोसेस बन गया। जब कोई चीज स्टेबल बनती है तो वो क्या हो जाएगी? वो एक तरह से लो इन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, लाइट चली गई है। तो ये आप लिखिए, इसके बाद हम चेंज इन एंथैल्पी जो भी प्रोसेस है वो हम लिखवाते हैं। इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक एंथैल्पी मेंटेन हुई, एक एंथैल्पी बनी, मतलब एड्सॉर्प्शन हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिला एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, और चेंज इन एंथैल्पी हुई, और जो एड्सॉर्प्शन हुआ वो एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं तो यहाँ पे एंथैल्पी की जगह या एंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी चेंज कैसा हो रहा होगा?
हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में पार्टिकल और सरफेस के बीच में। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर इज इंक्रीज इन, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो चुका है, अट्रैक्शन हुआ है, एड्सॉर्प्शन हो चुका है, देयर इज इंक्रीज इन ऑर्डरनेस। ठीक है, ऑर्डरनेस का इंक्रीज होगा, मतलब जो रैंडम चीजें हो रही थी, पार्टिकल इधर उधर घूम रहे थे सरफेस से, तो वो क्या हो गए, ऑर्डरनेस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है सरफेस से स्टिक होने लगे, चिपकने लगे हैं। ठीक है, तो ये सब जो बातें हो रही है वो जनरली केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन दोनों की बात हो रही है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन लिखा हुआ तो दोनों इसमें समाहित है। अगर कोई ये सोचे कि केवल फिजियोसॉर्प्शन की बात हो रही है या केमिसॉर्प्शन की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है, जनरली सबके बारे में हो रही है। ठीक है, जब स्पेसिफिकली बोला जाए कि ये फिजियोसॉर्प्शन है, ये केमिसॉर्प्शन है, तब आप उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑर्डरनेस इंक्रीज हुई। जब ऑर्डरनेस इंक्रीज हुई, दिस results in change in enthalpy, that is enthalpy decreases, enthalpy decreases। तो यहाँ पे डिक्रीज इन एंथैल्पी देखने को मिला जैसे जैसे ऑर्डरनेस बढ़ती जाए, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा, या जैसे जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से स्टेबिलिटी आती, ऑर्डरनेस हो रही तो स्टेबिलिटी आ रही, स्टेबिलिटी आ रही तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमको देखने को मिलेगा, वो किस में देखने को मिलेगा, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो एड्सॉर्प्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर, या फिर एड्सॉर्प्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है, वो अपने आप हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं, ये सरफेस है हमारी। ठीक है, पार्टिकल अपने आप सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, किसी की भी वजह से अपने आप सेटल डाउन हो रहे हैं। जब ये अपने आप सेटल डाउन हो रहे हैं, तो एड्सॉर्प्शन जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो यहां लिख सकते हैं, एड्सॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो क्या होगा, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहीं भी हो तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक कंडीशन ये भी बनेगी, डेल्टा जी नेगेटिव है लेकिन डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। और ये सब कब हो रहा होगा, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सब कुछ डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस सब नेगेटिव है। अब जब सब नेगेटिव है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसपे हमारी एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस हो, डेल्टा जी भी नेगेटिव हो, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो। तो ऐसा कब होगा, ठीक है, एक हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, उस इक्वेशन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास है। ठीक है, जब ये हमारे पास है, तो जब ये हमारे पास है तो हमको क्या समझने की जरूरत है, हमको ये नेगेटिव चाहिए। ठीक है,
ये भी नेगेटिव है हमारे पास, ये भी नेगेटिव है। ये जब पूरा नेगेटिव जब होगा तो टी लो होना चाहिए। टी अगर लो नहीं होगा तो इससे और इससे मल्टीप्लाई करते तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हो सकता है इससे माइनस, ये जो नेगेटिव वाला एच है ये इससे माइनस होने पर क्या हो जाए, पॉजिटिव बना ले। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी हो जाए पॉजिटिव में माइनस टी के साथ मिलके। ठीक है, लो टी ले, अगर हाई टी ले लिया तो ये नेगेटिव है, ये हाई हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव मिलके। और ये भी नहीं इस हो सकता है ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए तो ये डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो वो बात तो समझ रहे होंगे आप। तो एड्सॉर्प्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप से हो रहा होगा, तो डेल्टा जी तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और हमें पता है कि ये तो रहेगा क्योंकि रिएक्शन अपने आप हो रही है। ठीक है, अब डेल्टा एस की बात करते हैं। अब डेल्टा एस जो है हमारा वो क्या है, एंट्रोपी बोला जाता है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, और रैंडमनेस हमें पता है यहां से डेल्टा एस एंट्रोपी, और वो क्या है, वो किसको बिलोंग करती है, या उस एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस, तो जो रेंडमनेस है वो यहां से यहां डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे रेंडमनेस ज्यादा है, यहाँ ऑर्डरनेस ज्यादा है। तो जब रेंडमनेस हमारी कम हो रही है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मोर रेंडमनेस है और यहाँ पे लेस रेंडमनेस है। तो यहाँ डेल्टा एस पॉजिटिव है और यहाँ डेल्टा एस आफ्टर एड्सॉर्प्शन नेगेटिव है। तो हमारा डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव होता ही है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमको पता है ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आनी है, टी हम लो लेंगे, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन पहले से है और हमने ये नेगेटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको डेल्टा एच मोर नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगी, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी इन सब से। ठीक है, डेल्टा एस हमारा नेगेटिव हो ही रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। यहाँ पे रेंडमनेस थी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस इन द सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी मतलब यही तो होता है, रेंडमनेस। ठीक है, और जब यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा जी, और रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो रही, तो डेल्टा जी निगेटिव है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि एड्सॉर्प्शन अपने आप हो रहा है। एड्सॉर्प्शन अपने आप हो रहा है तो, और रेंडमनेस डिक्रीज कर रही तो ये भी नेगेटिव होगा। जब दोनों चीज नेगेटिव है, हमने यहाँ पे रख लिया, जैसे रख के देख लेते। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या रख लिया, डेल्टा एच माइनस टी है, ये वाला तो माइनस है और ये भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा ना। और जब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस बना रहे हैं तो हमको ये ओवरऑल जी को नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब ये मिलके अगर प्लस बना रहे हैं तो इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू चाहिए, बस इतना। तो जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन कैसी बन रही है, हमें पता है कि ये नेगेटिव है, हमें पता है कि ये नेगेटिव है। ये कंडीशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच मस्ट बी मोर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये कभी पॉसिबल होगा, तो यहां लिख लेते हैं नीचे एक लाइन में, डेल्टा एच, डेल्टा एच पहले नेगेटिव नहीं, डेल्टा एच बाद में लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, ये हमें पता है, तो यहां लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव मोर इन मैग्नीट्यूड,
टू मेक पॉसिबल दिस कंडीशन, और इस कंडीशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, डेल्टा एच को पॉसिबल नेगेटिव कर देना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये है हमारी सिचुएशन, और हमें पता है डेल्टा जी नेगेटिव है, हमें पता है डेल्टा एस नेगेटिव हो गया है, तो डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, यहां पे लिख देते हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा एच इज मोर negative and high in magnitude। मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए और जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। और जब ऐसा हो रहा है तो इससे ये भी पता चलता है कि क्या है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इससे ये भी पता चल सकता है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो भी क्या हो रहा है यहाँ पे, सो एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जहां पे गैस निकल रही है। ठीक है, एंड स्पॉन्टेनियस, एंड स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो सकता है क्लियर हो गए हो, और डेफिनेटली हो भी गए हो। क्लास में भी कभी कभी बहुत सारी क्लासेस में ये चीजें रह जाती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, और तो हो गया सब कुछ, और सब हो गया। अब हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे आते हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये पूरा एनसीईआरटी से लिया है हमने। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करते हैं। जो थ्योरी होगी वो पूरी एनसीईआरटी की होगी। ठीक है, और जो डेरिवेशन होगा वो अलग से कराया जाएगा। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में ग्राफ भी समझना है हमको, इक्वेशन भी समझनी है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे डिफिकल्ट, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती, चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करी हो जाती हैं, और एकदम से जंप करके जो आपने प्रीवियस पढ़ा होता 9, 10, 11, 12 सब मिक्स करके आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा। आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्म कहीं भी हो, आइसोथर्मल हो, आइसोथर्म हो, तो यहाँ पे लिख देंगे, समझेंगे, या हमेशा अंडरस्टूड रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा एक टेम्परेचर रहेगा। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, तो वही टेम्परेचर ऑल ओवर द एक्सपेरिमेंट लिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, यहाँ पे हम एड्सॉर्प्शन और प्रेशर का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इन दिस वी सी relation between adsorption and pressure। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जनरल बात हो गई इसके बारे में। ठीक है, तो जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है, जो वेरिएशन होगा एड्सॉर्प्शन का, मतलब वेरिएशन इन एड्सॉर्प्शन, जब जो एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्बेंट पे चिपक रहा है आके, मतलब कहने का जो सरफेस के ऊपर
पार्टिकल्स आके एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, इस एड्सॉर्प्शन में जो वेरिएशन होगा, ठीक है, वेरिएशन होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रेशर। जब एड्सॉर्प्शन हो, वेरिएशन एड्सॉर्प्शन देखा जाएगा, मतलब चेंजेस देखे जाएंगे एड्सॉर्प्शन में विथ प्रेशर, ठीक है। चेंजेस इन या वेरिंग एड्सॉर्प्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जो एड्सॉर्प्शन है वो वेरिएट कर रहा है, चेंज हो रहा है प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, बस यही स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। तो क्या हुआ, एक कर्व या टर्म्ड, हमने एक नया टर्म उसको बनाया, उस टर्म को हमने नाम दे दिया एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो लिख देंगे द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ किसका, गैस एड्सॉर्ब्ड बाय एड्सॉर्बेंट, गैस एड्सॉर्ब्ड बाय, ठीक है। वेरिएशन होगा अमाउंट ऑफ गैस का एड्सॉर्ब्ड बाय एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट क्या है, सरफेस है, ठीक है, और जो गैस है वो क्या है, पार्टिकल है। द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय एड्सॉर्बेंट विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है, विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आइसोथर्म, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनको एक्सप्रेस किया जाएगा बाय अ कर्व, ठीक है। तो वेरिएशन इज इन अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड बाय एड्सॉर्बेंट विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा, कर्व, बाय द कर्व, और जिसको नाम दिया जाएगा टर्म्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम ग्राफ समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो किसने दिया था, फ्रेंडलिच ने दिया, फ्रेंडलिच ने दिया था, कब दिया था, 1909 में, ठीक है। तो दिस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन बाय फ्रेंडलिच। तो जो पहले टर्म था वो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था, लेकिन जो फ्रेंडलिच ने दिया उसमें थोड़ा सा चेंज था, इसलिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म अलग लिखा होता है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि फिर उसके बाद लैंगमोर भी है, लैंगमोर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो इसका एक ग्राफ, कॉमन ग्राफ है वो लिख लीजिए, कॉमन ग्राफ जरूर, कॉमन ग्राफ है इसका
मतलब जो एड्सॉर्प्शन है उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सिंपल सा ग्राफ बनेगा। जो एड्सॉर्प्शन है वो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और साथ में हमारा प्रेशर होगा। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस पे प्रेशर होगा, वाई एक्सिस पे थीटा होगा। तो क्या हमने पढ़ा कि वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, एड्सॉर्ब्ड बाय सरफेस। तो ये जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है प्रेशर के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखिए, सरफेस हमने इतनी ली है, अब इस पे एड्सॉर्प्शन होता जा रहा, 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 ये एड्सॉर्प्शन हो गया, सरफेस खत्म, हो सकता है मल्टीलेयर बन जाए, होता जा रहा, होता जा रहा। लेकिन कुछ एक्सटेंट के बाद जैसे जैसे मल्टीलेयर बन गई है, ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस से इस जो मॉलिक्यूल अपर लेयर वाले में होंगे, ये वाले लेयर के होंगे, इनके बीच में इतना अच्छा रिलेशन नहीं होगा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। केवल जो फर्स्ट लेयर होगी बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर रही होगी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद चाहे जितना हम प्रेशर बढ़ा ले हमारा एड्सॉर्प्शन उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी उस इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फ्रेंडलिच आइसोथर्म पढ़ेंगे। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये तो जनरल वाला हो गया, तो उसको नोट कर लिया होगा, स्क्रब करते हैं। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वहां पे जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था वो प्रेशर और एड्सॉर्प्शन के बारे में बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, ये कब दी गई थी, ये थ्योरी फ्रेंडलिच ने दी थी 1909 में। ठीक है, तो यहाँ क्या था, स्टेटमेंट लिखते हैं कि फ्रेंडलिच गेव यहाँ पे n है, फ्रेंडलिच गेव a relationship between अब यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, फ्रेंडलिच गेव रिलेशनशिप बिटवीन गैस एब्सॉर्ब्ड बाय between quantity of या amount of quantity or amount of gas absorbed by, ठीक है, absorbed by unit mass of adsorbent, ठीक है, यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड प्रेशर। तो फ्रेंडलिच ने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेंडलिच ने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे मास आया, प्रेशर भी था, लेकिन आइसोथर्म था, एंड एट at constant temperature and at constant temperature, कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर था। ठीक है, तो ये पूरा इसका स्टेटमेंट था, और जो एक्सप्रेशन था, रिलेशनशिप थी, यहाँ पे लिख सकते हैं एट कांस्टेंट एज, वो रिलेशनशिप क्या थी,
x by m is equal to x by m is equal to k p की पावर 1 by n, ये था। तो या फिर ये कह सकते हैं दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर, या फिर कह सकते हैं ये वाला जो हम लोगों ने लिखा हुआ। ठीक है, तो फ्रेंडलिच ने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड गैस, जो गैस हमारी एड्सॉर्ब होगी उसकी क्वांटिटी या अमाउंट एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये हमारा यूनिट मास है, हो सकता है 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 10 मीटर हो, तो उस एरिया पे या उस मास एड्सॉर्बेंट पे कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल सेटल होंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है सरफेस के ऊपर। ठीक है, और सरफेस कैसी है हमारी, यूनिट मास है, उसका यूनिट मास है, और किसके साथ, प्रेशर के साथ, और कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन में टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं। ए क्या है, ए या एक्स लिखते हैं, एक इसमें और टर्म इन्वॉल्व कर देते, पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं, आधा लिख के कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं A is equal to x by m is equal to k p to the power 1 by n। अब यहाँ पे A की भी बात करेंगे, x की बात करेंगे, m की बात करेंगे, p की बात करेंगे, n की बात करेंगे। तो पहला है A। A क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसकी तो हमने बात करी ना इस स्टेटमेंट पे, लेकिन जो x बाय m का रेशियो है वही है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब इतनी क्वांटिटी इतने मास में एड्सॉर्ब हो गई है। तो x क्या है, x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, मास ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो मास ऑफ एड्सॉर्बेट है तो पार्टिकल का है, ये सारी चीजें, एड्सॉर्बेट मतलब पार्टिकल। ठीक है, और m क्या है, देखिए वहां पे मास की बात हो रही है, वहां पे क्वांटिटी की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, तो एक ही यूनिट में बात होगी ना, ये भी मास में है, ये भी मास, मतलब एक ही यूनिट में बात होगी ना। अमाउंट बोल दे, क्वांटिटी बोल दे, 1 लीटर ऐसे कोई बोले कि 1 लीटर गैस 1 किलोमीटर रोड पे फैल गई, तो वो कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि इतने अमाउंट ऑफ इतना मास है हमारा एड्सॉर्बेंट, क्योंकि लिक्विड है या सॉलिड हो सकता है, 1 किलो एड्सॉर्बेंट है और उसके ऊपर 1 किलो गैस स्प्रेड हो गई, तो वो कुछ बात समझ में भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जितनी क्वांटिटी गैस किसके ऊपर आ रही है, यूनिट मास के ऊपर। ठीक है, किसके, एड्सॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गैस ऑन यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एक और इन दोनों का रेशियो है अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, इस पूरे को बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। दूसरी डेफिनेशन भी लिख लेंगे या फिर लिख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ मास, सॉरी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर, वो क्या है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे K और N क्या है, फ्रेंडलिच कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिख करते हैं, A की बात हो रही है, हो गई है, X की बात हो रही है, हो गई है, K, N आर फ्रेंडलिच कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, और n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, n मस्ट बी क्या होगा, मोर देन 1।
n मस्ट बी मोर देन 1, या तो ये लिखा होगा या लिखा होगा 1/n मस्ट बी लेस देन 1। जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1/n की 1 से कम हो जाएगी। ये अंडरस्टूड है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें एक दो केस बन जाते हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो एक्सटेंस ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो kp के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 1/2 हो गई तो ये kp का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे केसेस बनते हैं इसके। ठीक है, तो वो उतना उसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो जब कंडीशन आएगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये लिख लिया जाता है या फिर कभी कभी ये लिखने को मिलेगा a इज इक्वल टू x/m इज इक्वल टू kp की पावर n। अगर ऐसा लिखा हो, अगर ये वाला फॉर्मूला लिखा होगा तो यहाँ पे n इज लेस देन 1। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला होगा तो सारी कंडीशन ये वाली ये वाली ये वाली लिखी होंगी। ठीक है, वही होगा। अगर ये वाला फॉर्मूला लिखा होगा तो केवल n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अगर 1/n लिखा है तो n की वैल्यू ज्यादा होगी 1 से और 1/n की वैल्यू कम होगी 1 से। ठीक है, हाँ, और हमको ये लिखना था इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो रिलेशनशिप किसके बीच में है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी मात्रा में। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसा हो रहा है, कितना अमाउंट का एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, विथ प्रेशर, विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ, या extent of adsorption and pressure. It is a relationship between extent of temperature and pressure. टेम्परेचर और सॉरी एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे मात्रा इन्वॉल्व है इसलिए x/m रखा गया है। और जो पहले वाला था उसमें केवल एड्सॉर्प्शन देख रहे थे कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, हाँ हाँ इतना हो रहा है, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत मास का फैक्टर था, लेकिन हम वहां लेके नहीं चल रहे थे क्योंकि हम लोगों ने थीटा, जो यहाँ पे ए है वहां क्या था थीटा, थीटा को पी से रिलेट कर दिया था। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं थीटा को पी से रिलेट। अगर हम ये वाला टर्म हटा दें, ये हमें पता है कांस्टेंट है, ये भी पता है, तो यहाँ पे भी ए रिलेट हो जाएगा। लेकिन ये एक बीच में इन्वॉल्व कर दिया है, कौन, किसने? फ्रेंडलिच ने। तो इसको नोट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में ये दोनों चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ग्राफ था और फ्रेंडलिच आइसोथर्म का जो ग्राफ है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का जो भी चीजें अभी रह गई हैं इसमें और समझने को वो समझेंगे। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं और आज की क्लास फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्न पे एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज का भी हो जाएगा और फिर एप्लीकेशन बचेंगे वो उसके नेक्स्ट टर्न पे हो जाएंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। और अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट क्लास में या एक नया क्लास बना के आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक है और ये प्रॉब्लम थी और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। जिनको भी थ्योरी पढ़नी है या न्यूमेरिकल पढ़ने हैं या शॉर्ट्स में क्वेश्चन पूरे करने हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे चीजें भी हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।